अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने दो पॉइंट्स को गो थ्रू किया था चैप्टर 3 के। जो शुरू के दो पॉइंट्स से, एक था कंप्लीटनेस और दूसरा कंसाइसनेस। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, वी हैव द प्लेटफॉर्म नाउ। ओके, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस देयर। ओके, सो आज जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, दैट इज़ द कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट है बेटा। हम पहले कंप्लीटनेस गो थ्रू कर चुके हैं, कंसाइसनेस भी गो थ्रू कर चुके हैं। आज जो मैंने कंटिन्यू करना है वो बेटा कहाँ से करना है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ठीक है जी। सो हम ऑलरेडी दो पॉइंट गो थ्रू कर रहे हैं, तो लेट मी टेक फॉर यू दिस टू पॉइंट्स। हम ऑलरेडी गो थ्रू, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड दोज टू पॉइंट्स in a very good way. So let me go through as usual as we used to go through the book. So let me go through definition. So considerate, okay beta, careful not to inconvenience or harm others. Okay, अब यहाँ पे बेटा कहना ये चाह रहा है कि बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी हमें, okay, कि हम उस तरह से बात करें, उस तरह से कम्युनिकेशन करें, उस तरह से हम अपने मैसेज को डिलीवर करें कि अगला बंदा उससे हार्म फील ना करे, उसको नुकसान ना हो। मतलब वो जिस मकसद के लिए आपके पास आ रहा है, उसका वो मकसद अचीव हो। जिस तरह से आप मेरे लेक्चर बेटा क्यों अटेंड कर रहे हो, वाई यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर? ओके, यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ मकसद, यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, यू हैव अ गोल, आप उस यू हैव अ टास्क, आप उन चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हो। आई एम हेयर टू फुलफिल दैट पर्पस, आई एम हेयर to fulfill that goal, I'm here to fulfill your that task. Okay जी, अगर मेरे साथ अटैच होने के बाद, अगर मेरा लेक्चर गो थ्रू करने के बाद still you're not in a position to fulfill your task, still you're not in a position to pass your exam about business communication, तो आप डेफिनेटली आप इनकन्वीनियंस फील करोगे या हार्मफुल फील करोगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आप कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। अगला बंदा जिस जिस मकसद के लिए आपके पास आ रहा है, वो उसका वो मकसद पूरा करो। अब जिस तरह से कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है, आपने उसकी डिमांड के मुताबिक आपने उसको प्रोडक्ट ऑफर करनी है। बेटा ओके हो गया? यहाँ तक ओके है? मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज वो डिमांड कर रहा है, आपके पास आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी दुकान है, एंड ही इज डिमांडिंग फॉर लाइक रेफ्रिजरेटर, and you are showing him like TV, or you are showing him like Omo and the sort of things. Okay, so वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, वो जो उसका गोल है, जिस मकसद के लिए वो आपके पास आया, आपने उसी मकसद को अचीव करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, सो इन बिजनेस कम्युनिकेशन कंसिडरेशन इन्वॉल्व एम्पथाइजिंग विद अदर्स। एंड एम्पथाइजिंग आपको बेटा पहले चैप्टर 1 में बताया था। एम्पथाइज क्या होता है? एम्पथाइज क्या होता है? देखिए, उसके मुताबिक, उसके लेवल पे आके, उसके माइंडसेट में जाके। मतलब बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ईगो में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सोचों में होते हैं। हम दुनिया को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, हम हालात को अपने मुताबिक करना चाहते हैं, हम लोगों को अपने मुताबिक करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान की एक जो है ना, ये एक सिफ्त है, एक नेगेटिव सिफ्त है कि वो दुनिया को अपने मुताबिक लेके चलना चाहता है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि अच्छा पर्सन वो होगा, अच्छा इखलाक ये है, अच्छा किरदार ये है, ओके, कि आप अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के लिए सोचना शुरू करो, उनके मुताबिक बिहेव करना शुरू करो। ठीक है, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो फिर बच्चे वाला ही माइंडसेट लेकर आओ। अगर आपने बॉस से कम्युनिकेशन करनी है तो फिर बॉस वाला अपने आप को ये कंसिडर करो कि अगर मैं बॉस होता, जिस तरह यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर्स, या आई एम डिलीवरिंग टू यू माई लेक्चर्स, कि मैं अपने लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे समझना है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता था, और आपने अब मेरे लेवल पे आके सोचना है कि एज अ टीचर वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है। गल समझ आ गई बेटा? दिस इज कॉल्ड द एम्पथाइजिंग। ओके, सो अगेन इन बिजनेस कम्युनिकेशन कंसिडरेशन इन्वॉल्व एम्पथाइजिंग विद अदर्स, कि दूसरों के मुताबिक अपने आप को चेंज कर दो, दूसरों की मंशा के मुताबिक अपनी मंशा को ले हो। ओके, दूसरों की गर्ज के मुताबिक अपनी गर्ज को चेंज कर दो, अपने बिहेवियर को चेंज कर दो, अपनी टोन को चेंज कर दो। ओके, एंड टेकिंग इनटू अकाउंट सच फैक्टर एट द मैसेज रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू और व्यू पॉइंट। अब उसका जो व्यू पॉइंट है, उसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी, या उसके मुताबिक आपने
अपनी कम्युनिकेशन करनी है, माइंडसेट कैसा वो सोचता है उसके मुताबिक आपने अपनी कम्युनिकेशन को करना है। एजुकेशन, अब उसका जो एजुकेशन लेवल है, उसका जो मूड है, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, उसके मुताबिक बेटा कम्युनिकेशन कर रही है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि खुदारा ओके अपनी ज़ात से निकलो, ओके अपनी ईगो से निकलो, अपनी मैं से निकलो, ओके अपनी इज्जत नफ्स से निकलो और दूसरों के मुताबिक सोचना शुरू करो। ओके द परफेक्ट एग्जांपल हियर, अल्लाह पाक भी कहते हैं एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। ओके होगा वही, अल्लाह पाक कहता है जो मेरी चाहत है, कर ले जो तूने करना है, फिर भी वो नहीं होगा जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है, तुझे वो भी अता कर दूंगा जो तेरी चाहत है। ठीक है, अब ये बेटा ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई। अब घर की एग्जांपल लूँ, अब्बा जी भी कहते होंगे बेटा एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो अब्बा जी की चाहत है। देखिए कर ले जो तू तेरी जो मर्जी है, लेकिन फिर भी होगा वही जो मेरी, अगर तूने वो किया जो तेरी चाहत है, तुझे वो भी नहीं मिलेगा जो तेरी चाहत है। ठीक है, और जो सेम अप्लाई विद द ऑर्गेनाइजेशन, सेम अप्लाई विद द बिजनेस, सेम अप्लाई इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर भी ये कहता है कि बेटा एक तेरी चाहत है, होगा बिजनेस में वही जो मेरी चाहत है, क्योंकि मेरे मुताबिक जब तक प्रोडक्ट्स नहीं बनेगी, मेरे मुताबिक तुम कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। बॉस भी ऐसे ही कहता है बेटा तेरी भी एक चाहत है, तू भी चाहता है कि ये ऐसा हो जाए, बॉस कहता है मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, होना वही है जो मेरी चाहत है। ठीक है, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कंसिडरेशन का, आई होप यू अंडरस्टूड कि कंसिडर अगले बंदे को कंसिडर करके, और कंसिडर सिर्फ उसको उसकी आउटलुक कंसिडर नहीं करनी, मतलब उसको A to Z कंसिडर करना है कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उन सारी चीज़ों के मुताबिक कम्युनिकेशन करना इज कॉल्ड दी कंसिडरेशन। यहाँ तक ओके हो गया बेटा? आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर जी। सो यू शुड ट्राई टू थिंक ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द रिसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, उसके मुताबिक। अपना पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके अपनी सोच, अपना माइंडसेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना एजुकेशन लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना मूड इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी डिजायर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके इन सारों को उसके अगले पर्सन के पर्सपेक्टिव के मुताबिक चेंज करना इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? ओके ओके जी। अब मैं थोड़ी सी बेटा आपको ऑकवर्ड सी एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी बेटा सोशल लाइफ में देखिए मेल जो है ना वो इतना अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, लेकिन फीमेल जो है ना अपने आप को बहुत चेंज कर, बाय नेचर दे कैन चेंज देमसेल्फ अ लॉट। इस वजह से जब वो एक जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो बंधन बनता है, तो वो फीमेल इज सपोज टू लीव हर होम एंड टू गो अनदर होम। वो दूसरे घर में जाती है, और दूसरे घर में जब जाती है, दूसरे घर में बसने के लिए उस घर के रस्म रवाज के मुताबिक, माहौल के मुताबिक चेंज करना होता है। अगर नए घर में जाते हुए या नए घर में जाने के बाद अगर वो प्रीवियस चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेगी, तो फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। दैट इज़ द मेन रीज़न नाउ अ डेज कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो डिवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं सामने। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि अल्लाह पाक ने फीमेल की नेचर में जो चीज़ रखी थी वो उस नेचर के अगेंस्ट जा रही है। नेचर, उसकी नेचर में चीज़ क्या थी कि वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेती है, चेंज कर लेती है, नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेती है। ओके लेकिन वो अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो नए घर में जाती है तो स्टिल वो प्रीवियस घर के ही थॉट्स को लेके, तो वो दैट इज कॉल्ड द कंसिडरेशन कि व्हेन यू गो इन न्यू सिचुएशन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। क्लियर जी? सो बेटा पहला पॉइंट क्या, फॉर एग्जांपल अब रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या है? अच्छा बेटा जो पहली लाइन है ना, देखें जो उसने जो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, ओके यहाँ तक मेन मैसेज है, व्हाट डू दे रियली नीड। बस यहाँ से बात समझ आ जानी चाहिए कि एक कस्टमर को क्या चाहिए, अगला बंदा आपके पास किस मकसद के लिए आ रहा है, वो क्या क्या अपना टास्क क्या अचीव करना चाहता है, वो आपके पास आने के बाद क्या हासिल करना चाहता है। सो व्हाट डू दे रियली वांट, उसको चाहिए क्या, उसकी नीड क्या, उसकी ज़रूरत क्या। अब आगे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि अ कस्टमर में ऑलरेडी एक्सेप्ट दैट द प्राइस इज फेयर बट वांट फर्दर एश्योरेंस ऑन द सेफ्टी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब उसकी ज़रूरत ये है कि उसको प्राइस से कंसर्न, ये कहता है प्राइस इज फेयर, लेकिन कह रहा है कि उस कस्टमर को सेफ्टी कंसर्न से ज़्यादा वो है कि वो जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसमें सेफ्टी, जिस तरह से गाड़ी वो खरीद रहा है तो उसको उसमें सेफ्टी कंसर्न्स चाहिए कि उसमें ABS ब्रेक्स हैं या उसमें एयर बैग्स हैं, उसके लिए ये कंसर्न ज़्यादा है, तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है।
इन दिस इंस्टेंस, इस मौके पे कम्युनिकेशन प्रमोटिंग हाउ चीप द प्रोडक्ट इज विल हैव सिग्निफिकेंटली लेस पॉजिटिव इंपैक्ट कंपेयर टू कम्युनिकेशन आउटलाइनिंग द सेफ्टी फीचर्स एंड गारंटी। ठीक है जी। अब इस केस में क्योंकि उसका जो मेन कंसर्न है वो प्राइस तो है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है प्राइस इज फेयर, प्राइस इज नॉट माय इशू, माय इशू इज द सेफ्टी कंसर्न। तो आपने उसको यहाँ पे जो बताना है, जो उसकी नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसकी सेफ्टी कंसर्न है। तो यू आर सपोज टू टेल दैट कस्टमर ओके अबाउट द सेफ्टी फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो वो जो कन्विंस होगा कस्टमर, जो मोटिवेट होगा कस्टमर, जो इंस्पायर्ड होगा कस्टमर, जो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए विलिंग होगा, वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फीचर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस। ठीक है। तो हर कस्टमर की डिफरेंट नीड होती है। कुछ जो है ना वो प्राइस कंसर्न, हम पाकिस्तानी ज़्यादा प्राइस कंसर्न होते हैं, हम कहते हैं कि साथ एक फ्री मिल जाए। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो उनके पास इतना पैसा होता है कि दे आर नॉट प्राइस कंसर्न, वो महंगी चीज़ मेरी है इट्स फाइन, लेकिन दे लव टू गो फॉर ओके। जिस तरह से बेटा आपने ट्रैवलिंग ही करनी है, लेकिन एक कस्टमर जो है उसके पास ही इज सो रिच पर्सन दैट ही वांट्स टू गो फॉर BMW, मर्सिडीज। ओके। ट्रैवलिंग तो आप मैरान पे भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग तो आप बाइक पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स नहीं है। ओके। लेकिन मर्सिडीज में, लैंड क्रूजर में वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ कस्टमर प्राइस कंसर्न होते हैं, कुछ क्वालिटी कंसर्न होते हैं। क्योंकि जो क्वालिटी कंसर्न है उनको सेफ्टी से कंसर्न है, उनको कंफर्ट जोन से कंफर्म है, तो उसको फिर आपने वैसे ही मोटिवेट करना है, उनके लिए प्राइस इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है जी। सो व्हाट डू दे रियली वांट, तो पहले बेटा से पहला पॉइंट क्या है जी, व्हाट डू दे रियली वांट। इसको मैं इजी वे में लिख दूं, अच्छा आराम से लिखना पड़ेगा। what do they sorry ठीक है। पहला बेटा पॉइंट डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है कि व्हाट इमोशंस माइट दे करंटली बी फीलिंग्स। व्हाट इमोशंस माइट फीलिंग। ठीक है जी। सो ये दूसरा पॉइंट है बेटा। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, जब कस्टमर आपके पास आता है ना, वो उसने ज़रूरत तो पूरी करनी होती है, लेकिन वो एक किसी खास एक मूड के साथ आपके पास आ रहा होता है, एक खास इमोशंस के साथ आपके पास आ रहा होता है। एक दिन वही कस्टमर आपके पास आया तो बड़ा खुश खुश आया, ठीक है, बड़ा हैप्पी था, लेकिन नेक्स्ट डे वो कस्टमर आपके पास आया तो बड़ा वो सैड है, क्योंकि इंसान की नीड्स तो सेम रहती हैं तकरीबन। ओके। लाइक रोटी कपड़ा मकान, नीड तो सेम है, लेकिन उस नीड को वो फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मूड्स के साथ अगले अगले पर्सन के पास जाता है, या अगले वो उसके उस शॉपकीपर के पास जाता है। गॉट द पॉइंट। सो कस्टमर जो है वो डेली डिफरेंट मूड्स के साथ, जिस तरह से बेटा आज आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप डिफरेंट मूड के साथ होंगे, कल आपने अटेंड किया होगा आप डिफरेंट मूड के साथ हैं, जिस तरह से आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिफरेंट मूड के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर दिए, एवरी डे हमारा मूड चेंज होता है। ओके। इंसान को जो बेटा मूड है ना वो ECG की तरह है। देखिए इस पॉइंट में आपको ये डिस्कस, हमारे जो मूड है ना बेटा वो इस तरह से मूव करता है, ये देखो इस तरह से मूव करता है, इस तरह से। ओके। ये आपकी लाइफ की निशानी है, जैसा ECG होती है ना, ये जिंदगी की निशानी है कि कभी खुशी कभी गम, क्योंकि कभी बंदा हैप्पी फील कर रहा है, कभी सैड फील कर रहा है। तो यहाँ पे कहना बेटा ये चाह रहा है कि जब वो हैप्पी फील कर रहा है तो उसको वैसे ही ट्रीट करो, और जब वो सैड फील कर रहा है तो फिर आपकी जो टोन है वो थोड़ी सिंपथाइजिंग हो, उससे आप पूछो, तो उससे वो ही इज गोना फील गुड, ही इज गोना फील बेटर। आप हमेशा एक ही टोन में बात नहीं कर सकते। ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मूड्स चेंज होते हैं, कभी आई फील सो गुड, समटाइम आई फील सो बैड और सो सैड। ओके। सो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, द सेम हैपन विद यू, समटाइम यू आल्सो फील सो गुड, समटाइम यू आल्सो फील सो डिस्टर्ब और सो डिप्रेस। ओके। सो दैट्स पार्ट ऑफ, ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इमोशंस माइट दे करंटली बी फीलिंग, अभी वो कौन से इमोशंस के साथ आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। समवन फीलिंग एंग्री एंड बेट्रेड, कोई बंदा जो बहुत गुस्से में है और क्योंकि धोखा हो गया, बेट्रेड होता है धोखा हो जाना, बेवफाई जिसे बोलते हैं, धोखा सॉर्ट ऑफ थिंग्स। समवन हु हैज रिसेंटली एग्जिटेड अ रिलेशनशिप आर बीन सब्जेक्ट टू फ्रॉड, उसका रिसेंटली कोई दोस्त जो है ना वो उसको छोड़ के चला गया, ओके, आर बीइंग सब्जेक्ट, या उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई धोखा हो गया।
is likely to need extra reassurance regarding trust and integrity compared to someone who is happy and at peace। ठीक है जी। अब इस बंदे को आपको जब वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा ना, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला, वो आपसे गुस्से में बात करेगा, वो आपको शक की नजरों से देखेगा। अब इसको पहले एतमाद में लेना इज रियल सक्सेस, क्योंकि अब वो आपको टफ टाइम देने वाला है। ठीक है, वो आपसे प्रोडक्ट, अगर सपोज उसने पहले प्रोडक्ट खरीदी है, उसके वो पहले प्रोडक्ट उसे फ्रॉड हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी और शॉप पे जा रहा है, तो वो उस शॉपकीपर को बड़ा टफ टाइम देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मुझे मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हुआ है, तो कहीं ये पर्सन मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे। गल समझ आई? तो कुछ कस्टमर बड़े टफ कस्टमर्स होते हैं। वो टफ कस्टमर्स क्यों होते हैं? कि उनके साथ लाइफ में ऐसे फ्रॉड हो चुके होते हैं, या उनके या सम टाइम कुछ लोग होते हैं जल्दी दोस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके साथ पहले ऐसे वाकयात हो चुके होते हैं कि वो लोगों में जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। तो इनके साथ फिर आप डिफरेंट तरह से ट्रीट करना है। इनको ज़्यादा आपने ना वो सिंपथाइजिंग चाहिए होती है, इनको ज़्यादा हमदर्दी चाहिए होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि जब वो सैड है, बेट्रेड है, एंग्री है, तो आपको डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करनी है कंपेयर टू समवन हु इज़ हैप्पी एंड पीस। अब एक बंदा ऑलरेडी खुश है, वो इत्मीनान में है, वो पीस में है, और समवन हु हैज जस्ट गॉट मैरिड और वॉन अ लॉटरी। ठीक है, अब जिसकी रिसेंटली शादी हुई है या जिसकी कोई लॉटरी निकली है, तो वो तो वैसे ही हवाओं में उड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसको सपोज अब जिसकी शादी हुई है, आप उसे कम्युनिकेशन करेंगे तो वैसे ही फील सो हैप्पी इनिशियली फॉर सम मंथ्स, इनिशियली फॉर सम टाइम, बट लेटर ऑन प्रॉब्ली ही इज आल्सो फीलिंग अदर वे अराउंड, आपको पता ही है। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि अब इंसान जो है ना, वो कभी अच्छे मूड में होता है और कभी बुरे मूड में होता है, तो उसके मुताबिक आपने कम्युनिकेशन करनी है। इफ अगर वो बुरे मूड में है, अगर वो सैड मूड में है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, वरीड है, तो फिर आपको बेटा ही इज गोना गिव यू वेरी टफ टाइम, कस्टमर इज गोना गिव यू वेरी टफ टाइम, फिर आपको ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन अगर वो ऑलरेडी ओके है, ऑलरेडी फाइन है, कि ऑलरेडी हैप्पी है, ऑलरेडी एट पीस है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो फिर ही इज गोना, वो क्विकली जो है ना वो आपका कस्टमर बन जाएगा। ये क्विकली आप उससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज बेटा व्हाट इमोशन माइट योर मैसेज जनरेट। अब तीसरा बेटा पॉइंट है कि आपका मैसेज, उसमें किस तरह के इमोशंस जनरेट, लाइक यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर, तो 1 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद आप में किस तरह के इमोशन जनरेट होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास बैठने से, कुछ लोगों की बातें सुनने से यू गेट मोटिवेटेड, कुछ लोगों की बातें सुनने से यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो ये कहना चाह रहा है कि अब आपके मैसेज से लोग फ्रस्ट्रेट ना हो, आपके मैसेज से लोग वरीड ना हो, आप जब वो आपकी बात सुने तो वो उनमें नेगेटिविटीज ना हो, मतलब वो डिप्रेस ना हो जाए, मायूसी ना हो, आपकी बातें उम्मीद वाली हो, चिराग वाली हो। ठीक है, ओके, अंधेरे में उजाले वाली हो। गल समझ आई? तो ये कहना चाह रहा है व्हाट इमोशन माइट योर मैसेज जनरेट, कि आपके मैसेज से अगले बंदों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो उन पे कौन सी फीलिंग जनरेट होंगी। डू यू नीड टू एडजस्ट योर मैसेज टू इलिसिट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। ठीक है, इलिसिट होता है कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ओके, कि वो तो डिस्प्ले नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आपने अपनी टोन को इस तरह से रखना है, अपने लहजे को इस तरह से रखना है, अपने वर्ड्स को इस तरह से रखना है कि वो अगले बंदे पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, उसके इमोशन जो है ना वो नेगेटिवली जो है ना वो जनरेट ना हो। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट बेटा मैंने कवर कर दिया, व्हाट इमोशंस। अब मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लूं। जी, व्हाट इमोशंस माइट योर मैसेज जनरेट, व्हाट इमोशंस might your बेटा यहां तक ओके हो गया? 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ बुलेट पॉइंट है बेटा, कंसिडर करंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द रेसिपिएंट। ओके, अच्छा बेटा उसकी नीड्स तो है ही है, ऐसा ही है ना। ठीक है, आपने सिर्फ उसकी करंट नीड्स को फुलफिल नहीं करना, बल्कि उसकी जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसको भी सामने रखना है, ताकि कस्टमर बार बार आपके सामने आए। आपने सिर्फ उसकी अभी की ज़रूरत को फुलफिल नहीं करना होता। अगर आप अपना बिजनेस अच्छे तरीके से फ्लोरिश करना चाह रहे हो, तो आपको पता हो कि इसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, 5 साल बाद रिक्वायरमेंट क्या है, 10 साल बाद रिक्वायरमेंट क्या है, 15 साल बाद रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके मुताबिक भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है, सो हैविंग thought about such problem, your message
कैन देन कन्वे सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम रादर देन जनरेट फर्दर प्रॉब्लम। ठीक है जी, ओके। सो कहना ये चाह रहा है कि आपने इस तरह से कम्युनिकेशन करनी है कि उसको लगे, ठीक है, कि उसके जो फ्यूचर प्रॉब्लम है वो भी एड्रेस होने वाले हैं। कि इस बंदे के साथ अटैच हो जाओ, इस बिजनेस के साथ अटैच हो जाओ कि मुझे जब भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी ही विल बी हियर टू हेल्प मी आउट। ठीक है, आप हमेशा उसके साथ अटैच होना चाहते हो कि जिसके साथ आपको कोई उम्मीद होती है, कि जो आपके लिए मसले राह होता है, कि जो आपको कोई राय हदायत पे आपको उम्मीद होती है कि मुझे फ्यूचर में भी जहाँ पे मुझे हदायत की ज़रूरत होगी, जहाँ मुझे नीड जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। बेटा पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कहना चाह रहा है कि हैविंग थॉट अबाउट सच प्रॉब्लम योर मैसेज कैन देन कन्वे सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम रादर देन जनरेट फर्दर प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। सो जब आप उसके फ्यूचर प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखोगे तो ओके, तो आप उसके सॉल्यूशंस को पहले ढूंढ रहे होंगे। तो जब वो फ्यूचर प्रॉब्लम आपके पास लेके यार सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास, जिस तरह से जैसे इम्कान हो सकता है कि इस बंदे को बुखार भी हो सकता है, तो ऑलरेडी उसकी दवाई अवेलेबल होती है। ठीक है, इम्कान है कि इस बंदे को इसका स्टोमक खराब हो सकता है, उसकी ऑलरेडी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो कंपनी जो है ना वो फ्यूचर कंसर्न होकर सारी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैंने बेटा आपको जो पढ़ाना है, मैंने सिर्फ अभी आपको लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं करवाना, बल्कि आपका फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपका फ्यूचर का प्रॉब्लम क्या है बेटा? आपने पेपर पास करना है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? आपने आर्टिकलशिप पे जाना है। आपको इस तरह से कम्युनिकेशन सिखानी है कि वहाँ पे भी आपको हेल्प आउट हो, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प आउट हो। मकसद सिर्फ अभी का मसला हल नहीं करना, ओके। जो रियल ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो फ्यूचर के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हों। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक फाइन है? फॉर एग्जाम्पल यू माइट नो डेट अ की इश्यू फॉर द रेसिपिएंट ऑफ योर मैसेज इज अ हाई नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट रिटर्न। आपको पता है कि आपका जो रेसिपिएंट है, ओके, मतलब आप कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहे हो सपोज, ओके, तो उसके पास जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो बार बार वापस आ रही हैं। मतलब अगर आपने 10 मशीनरी सप्लाईज की हैं तो उसमें 3-4 मशीनरीज वापस आ रही है, वो कहता है जी इसमें कोई फॉल्ट्स आ गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम है कि आप जो भी माल प्रोवाइड करते हो एज इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट, आप सपोज यू आर डूइंग द बिजनेस, यू आर सप्लाइंग समथिंग और यू आर डूइंग समथिंग, तो उसमें फॉल्टी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, तो ये कहना चाह रहा है फॉल्टी प्रोडक्ट्स रिटर्न की, आपकी प्रोडक्ट आप जब डिलीवर कर रहे हो उसमें उसको रिटर्न करना पड़ रहा है। यू कुड रेफर दिस इशू योर कम्युनिकेशन एंड ऑफर अ सॉल्यूशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर प्रोडक्ट विल रिड्यूस नंबर ऑफ रिटर्न्स। अब आपने जो कम्युनिकेशन करनी है, आपने ये कहना है कि फ्यूचर में मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि अगर आप दोबारा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको दोबारा ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दफ़ा तो चलो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम वो आपसे माल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर दोबारा वो आपसे माल खरीदेगा तो वो उसको आधा माल तो वैसे ही वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट फॉल्टी प्रोडक्ट्स आ। अब आपने रीअश्योर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको दोबारा प्रॉब्लम, ठीक है करंट में एक दफ़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम दोबारा फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक फाइन है? ओके, द लास्ट पॉइंट इज बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। लास्ट पॉइंट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। अल्टीमेटली बेटा देखिए, जब तक आप अगले जो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब तक आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आप उसको उसके मकाम के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स को पेरेंट्स के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, टीचर को टीचर के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ओके। कोई भी पर्सन है वो जो हंग्री होता है बेटा, सारी ज़िंदगी एक बात याद रखना, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, आप फाइनेंशियली ठीक होने वाले हो, आपको अपनी फैमिली आपकी बन जाएगी, सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन इंसान की एक भूख कभी ख़त्म नहीं होती। वो जो भूख है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की है। मरते दम तक आप सीए क्यों कर रहे हो? ताकि पढ़ लिख जाओ, आपको रिस्पेक्ट मिलना। ये ऐसी भूख है कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, कब्र तक ये आपके साथ रहती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो अगला पर्सन जो उसकी जो एक्सट्रीम हंगर है, जो ना कभी फुलफिल होने वाली है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे, अगर आप उसको उसकी औकात से उठा दोगे, अगर आप उसको उसके मकाम से ऊपर कर दोगे, ओके, तो वो कभी आपका नहीं साथ छोड़ने वाला फिर। ठीक है, सो ये कहना चाह रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट इज पैरामाउंट एज एनी लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। पैरामाउंट कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एज एनी लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, इंसल्ट ऑफ ह्यूमिलेशन कुड इंस्टेंटली एलिनेट द कम्युनिकेशन रेसिपिएंट। अगर आपने उसकी इंसल्ट कर दी
या अगर आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया तो अल्टीमेटली रिसिपेंट आपसे अलग हो जाएगा, एलिनिएट हो जाएगा। यहाँ तक ओके, यहाँ तक फाइन। आप खुद देखो बेटा कि आप क्या उससे दोस्ती करना चाहोगे कि जो सुबह शाम आपको जलील करे? आप हमेशा उससे दोस्ती करना चाहोगे, उससे बैठना चाहोगे कि जो आपको अप्रिशिएट करे, ना कि जो सुबह शाम आपको टॉन्ट करे और आपको जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट दे। फ्लैटरी एंड चार्म कैन बी यूज। आप सम टाइम अगले को रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ी सी आप फ्लैटरी भी कर सकते हो, थोड़ा सा ना फ्लैटरी होता है, थोड़ा सा उसकी खुशामद कर सकते हो, एंड चार्म, ठीक है, थोड़ा सा उसको आप उसके औकात से उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑल्दो बी केयरफुल टू यूज स्पेरिंगली, ठीक है, एंड नॉट टू एग्जेजरेट। स्पेरिंगली होता है कि जरूरत के मुताबिक आप फ्लैटरी कर सकते हो। अब सपोज एक पर्सन बड़ा मोटा है, ओके, आप बोलो यू आर सो स्मार्ट। अब ये जो फ्लैटरी है ये नेगेटिव होने वाली, उसको पता चल जाएगा मुझे मक्खन लगाया जा रहा है। हाँ, एक पर्सन इज सपोज अ स्टूडेंट गॉट 80% मार्क्स, you can say yeah, you are a very good student, if you put a little bit more effort yeah, you can get 90%। लेकिन एक बच्चा पास ही नहीं हो रहा और आप बोलो यार यू आर सच अ लाइक स्टूडेंट, थोड़ी सी एफर्ट का मेरिट सर्टिफिकेट आ जाएगा, भाई ये खुला तजाद है, उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। गल समझ आई बेटा? क्योंकि तो कहना चाह रहा है कि फ्लैटरी भी वो करो कि जो उस पर सूट करती हो, ठीक है, आप मक्खन लगाओ लेकिन वो लगाओ कि जो उस बंदे पे सूट करता हो, उसको पॉलिश करो लेकिन उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसको पॉलिश, क्योंकि बंदे को जंग लग जाता है, सुबह शाम हमें जंग लग जाते हैं, लगते रहते हैं डिफरेंट रीजन के, हम इंशाल्लाह गो थ्रू कि इंसान क्यों डाउन फील करता है, क्यों वो अपनी एबिलिटीज़ को शो अप नहीं कर पाता, उसके साथ कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि वो उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, फिर उसको अपने आप को रिवाइव करना होता है, फिर उसको अपने आप को उठाना होता है, सुबह शाम आप गिरते हो फिर आपको उठना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम गो थ्रू होंगे लेटर ऑन कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो इंसान को बार बार डाउन करते हैं और फिर हमने उठना होता है, फिर हमने आगे दोबारा से मोटिवेट होकर अपना काम करना होता है, ठीक है। एंड नॉट टू एक्सजरेट, ज़रूरत से ज़्यादा भी आपने ओके उसकी फ्लैटरी नहीं करनी, अदरवाइज वो औकात से बाहर हो जाएगा, तो फिर जो है ना वो बजाय बजाय वो पॉजिटिव लेने की उसको अपने अपने ऊपर वो प्राउड फील करना शुरू कर देगा, दैट इज समथिंग विच इज नेगेटिव विच कुड लूज क्रेडिबिलिटी। वो अच्छा, जब आप जरूरत से ज़्यादा उसकी तारीफ करने वाले हो तो क्रेडिबिलिटी होती है कि फिर आप अपनी अहमियत खो दोगे। गल समझाइए बेटा, क्रेडिबिलिटी, कि उसको पता है कि यार ये बंदा जो है ना मक्खन लगाने वाला है, ये बंदा जो है ना बस आपको क्या समझाऊं कि मतलब वो आपको वैल्यू नहीं करेगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ना एक हैवी पन होना चाहिए। अबव ऑल कंसिडर योर ऑडियंस टू इंश्योर यू विल नॉट ऑफेंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अल्टीमेट द लास्ट थिंग इज कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी बात की वजह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। क्लियर हो गया बेटा? सो इन समरी, मॉडिफाई द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ द मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड व्हाइल स्टिल इंश्योरिंग योर मैसेज इज कंप्लीट, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि पूरी कोशिश करो कि अपने कंटेंट, अपने वर्ड्स और अपने लहजे को, अपने स्टाइल को चेंज कर दो ऑडियंस की नीड के मुताबिक, ताकि आपका मैसेज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो सके। ये हम बात इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद बेटा मैंने 2 पॉइंट और डिस्कस किए, ठीक है, 2 पॉइंट और डिस्कस किए। एक पॉइंट क्या है, कंसिडर करंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, कंसिडर करंट आर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके, फेस बाय द कस्टमर, ठीक है। और द लास्ट है जी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट। पांचों पॉइंट हमने गो थ्रू कर लिए बेटा, आई एम डन विद दिस। अब जो नेक्स्ट बेटा मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है यू अप्रोच। वो कौन सी है बेटा? तो यू अप्रोच मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके आगे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, यू अप्रोच। नेक्स्ट पेज के ऊपर है यू अप्रोच। बट यहां तक ओके हो गया, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया। लेट मी मूव ऑन। बिजनेस मैसेजेस शुड फोकस ऑन हाउ द रेसिपिएंट विल बेनिफिट। अब बेटा यू अप्रोच वही होती है कि आपने अपने नफ़े का ख्याल नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसके नफ़े का ख्याल करोगे, अगर आप उसकी नीड का ख्याल करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आपको चाहिए।
ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि उसके फायदे का ध्यान रखो, कस्टमर के फायदे का ध्यान रखो, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके उसके लिए उसके बेनिफिट का सोच। सपोज आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, सो आई हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन योर बेनिफिट, नॉट माय बेनिफिट। अपनी जात से निकल जाओ, जिस दिन आप अपनी जात से निकल के आप वली बन जाओगे। गल समझाए बेटा? ओके, अपनी सोचों से निकल जाओ। ओके, अपनी अपनी नीड से निकल जाओ और दूसरों की नीड फुलफिल करना शुरू कर दो, दूसरों की खिदमत में लग जाओ, तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ये अल्लाह पाक का वादा है। ठीक है, दूसरों की खिदमत में लग जाओ, दूसरों की जरूरतें पूरी करना शुरू कर दो, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट दे विल रिसीव और व्हाट दे विल लर्न। ठीक है, जिस तरह से आपने लेक्चर गो थ्रू करने के बाद आपको क्या मिलेगा या आप क्या सीखने वाले हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉमनली रेफर टू एज अ यू अप्रोच। इसे बेटा क्या बोलते हैं? यू अप्रोच। यहाँ तक ओके हो गया? इसे क्या बोलते हैं? यू अप्रोच। सो considerate communication adopting the U approach will demonstrate the following characteristics. Focus on you instead of I or we. I पे फोकस नहीं करना, V पे फोकस नहीं करना, बल्कि किस पे फोकस करना है? U पे फोकस करना है। बिजनेस की जितनी भी रूह है, जो भी फिलॉसफी है, वो U पे फोकस करती है, कस्टमर पे फोकस करती है। ओके, आप कस्टमर के मुताबिक जितनी कम्युनिकेशन करोगे, जितनी प्रोडक्ट्स को बनाओगे, ओके, जिस तरह से बेटा अगर आपने सपोज अपने रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप अपने मुताबिक टेस्ट डिफाइन नहीं करोगे, आप टेस्ट वैसा डिफाइन करोगे जैसा कस्टमर को पसंद है। ठीक है, तो तभी आपका बिजनेस चलने वाला है। तो फोकस, ये कहना चाह रहा है, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। अपनी जात पे फोकस नहीं करना, बल्कि अगले पर्सन पे फोकस करना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड। अब यू के लिए क्या है कि आपको पता हो उसकी ज़रूरत क्या है। जब तक आपको उसकी ज़रूरत का नहीं पता होगा, आप कैसे उसकी नीड फुलफिल कर सकते हो, आप कैसे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, आप कैसे उसके ड्रीम्स को या उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स या उसके टास्क को फुलफिल कर सकते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू लर्न, फर्स्ट यू हैव टू नो द कस्टमर्स नीड। ओके हो गया। द नेक्स्ट इज हाउ एवर ट्राई टू अवॉइड यू इन सेंसिटिव केसेस। हाँ, जहां पे अगले बंदे को अप्रिशिएट करना है, जहां पे उसकी तारीफ करनी है, वहां पे बोलो कि यार आपने काम बहुत अच्छा किया। ओके, वहां पे उसको क्रेडिट दो। लेकिन जहां पे कुछ सेंसिटिव केस हो, जहां पे कोई बात नेगेटिव है, जहां पे उसको कोई इंसल्ट, अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ रेसिपिएंट, जहां उसको फील, जहां आपको लगे कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी, जहां आपको लगे कि ये बात करने से वो ह्यूमिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि तो वहां पे आपने यू अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये कह देना है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब जो करता होगा उसको पता होगा कि मैं ही करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मेरे सामने 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक बच्चे ने अच्छा काम किया तो आई हैव टू अप्रिशिएट, यार आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट ने बुरा काम किया होगा, तो मैंने उसको पूरी क्लास में खड़े होकर ये नहीं कहा तूने बुरा काम किया। उससे क्या होगा, 49 स्टूडेंट्स में ह्यूमिलेशन फील करेगा। फिर उसके बाद लेक्चर पे फोकस नहीं करना, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स या अपनी ह्यूमिलेशन पे वो ज़्यादा फोकस करता रहेगा कि यार मेरे साथ क्या हुआ आज क्लास में। तो ये कहना चाह रहा है बेटा, ओके, कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कस्टमर की रिस्पेक्ट को ओके प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, मतलब ही कैन फील डिसरिस्पेक्ट, तो उस केस में बेटा आपने उसको डायरेक्टली हिट नहीं करना, आपने यू अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ तक ओके हो गया। तो ये कहना चाह रहा है हाउ ट्राई टू अवॉइड यू इन सेंसिटिव केसेस, एक्सप्रेस अ डायरेक्ट नेगेटिव इन पैसिव वॉइस। एक्सप्रेस अ डायरेक्ट नेगेटिव, हाँ, जहाँ पे भी आपने उसको समझाना है, ओके, तो आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है बेटा। याद रखना, वहां पे आपने एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ तक ओके है। जहाँ पे भी आपने अगले बंदे को समझाना है, तो आपने उसको उड़ा के नहीं रख देना लोगों में, स्पेशली उसको उड़ा, मतलब ये नहीं कहना कि यार ये लोग, ये देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करता है, ओके, बल्कि आप नहीं कहना कुछ लोग ऐसा करते हैं। आप जो करता होगा, अगर वो समझदार होगा तो खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा। ठीक है, ये हमारी इस्लामी शरीयत भी ऐसे ही कहती है कि आपने किसी को अगर समझाना है, किसी को आपने अगर उसकी तरबियत करनी है, तो आप इनडायरेक्टली करो, उसको डायरेक्टली उस पर फिंगर पॉइंट आउट ना करो। यहाँ तक ओके हो गया बेटा। तो जहाँ पे भी आपने अप्रिशिएट करना है, वहाँ पे आपने एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे आपने उसकी तरबियत करनी है या जहाँ पे आपने उसको थोड़ा समझाना है, उसने कोई काम गलत कर दिया, तो वहाँ पे आपने पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक ओके है, यहाँ तक फाइन है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। सो एम्पैथाइज, अगेन वो यूज कर रहा है बेटा वर्ड, सेकंड बुलेट पॉइंट है एम्पैथाइज विद द ऑडियंस, उसके मुताबिक एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन उन। आप इस तरह कम्युनिकेशन करो, उसको लगे कि यार ये कम्युनिकेशन, जिस तरह से मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपको यार ऐसे लगे कि यार ये किससे तो मेरे पे सारे अप्लाई हो रहे हैं, यार ये जो बात हो रही है ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। मतलब ये
ये एक स्पीकर की एक एक अचीवमेंट हो सकती है कि अगर उसको 50 ऑडियंस सुन रही है, अगर उसको 100 ऑडियंस सुन रही है, अगर उसको 1000 लोग सुन रहे हैं, तो हर बंदा यही फील करे कि यार ये तो मेरी बात हो रही है, यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। गल समझाई बेटा? तो ये कहना चाह रहा है एम्पथाइज विद द ऑडियंस। ओके, मतलब उनके मुताबिक हो जाओ, और इतना उनके मुताबिक हो जाओ कि उनको लगे कि यार ये तो सारी मेरे मुताबिक ही बातें की जा रही हैं, ये तो मेरे 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 मेरी भलाई के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, एग्जिबिट इंटरेस्ट इन देम, दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। अगर आप इस तरह करोगे तो डेफिनेटली फिर ऑडियंस जो है ना, दे आर गोना हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, वो आपके लिए बड़ा एक अच्छा व्यू रखने वाले हैं। देखिए अब इसमें बेटा फर्दर बुलेट पॉइंट्स हैं जो 2 हैं। रेफर टू द बेनिफिट दैट आर स्पेसिफिक टू द ऑडियंस। अब आपने बेटा जो बेनिफिट्स बताने हैं, जो फायदे बताने हैं, मैंने अपने फायदे नहीं बताने, मैं अभी आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो मुझे आपको अब आपके फायदे बताने हैं कि ये लेक्चर गो थ्रू करने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है, आपने बिजनेस किस तरह से करना है, या आपने बिजनेस में किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, या आपने फॉर्म में किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, आपने कंपनी में किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, आपने डिफरेंट बैंक्स में किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। तो दिस कम्युनिकेशन इज फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट। Refer to something specific about a situation that shows you are communicating with them specifically। ठीक है, अब आपने जब बात करनी है तो बेटा जनरल होके बात नहीं करनी, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग वैसा करते नहीं। आपने जब बात करनी है तो उसको रियलाइज हो कि आप उसी के लिए बात कर रहे हो। आगे एग्जांपल दे रहा है, ये किस तरह पॉसिबल है कि आप 1000 लोगों से बात कर रहे हो, तो आपने उसको रियलाइज करवाना है अगले बंदे को। जिस तरह बेटा अगर एक कंपनी 1000 ईमेल्स करती है कस्टमर्स को, 1000 कस्टमर्स को ईमेल करती है, 1000 कस्टमर्स को 1000 ईमेल जाती हैं, तो हर कस्टमर के लिए ईमेल सेम होती है, कई ऐसी ईमेल जो सेम होती हैं, लेकिन ऊपर नाम हर एक का डिफरेंट होता है। तो रियलाइज ये कराया जाता है कि ये ईमेल सिर्फ आपको ही की गई है क्योंकि आपका नाम एड्रेस किया गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि उसको स्पेसिफिकली एड्रेस करना है। एंड आर थिंकिंग अबाउट देम, फॉर एग्जांपल रादर देन communicating generally that a car is spacious and can fit a lot of people and luggage। ठीक है, अब एक सेल्समैन है, उसके पास एक फैमिली आती है। अब बजाय ये कहने के बेटा कि ये गाड़ी बहुत बड़ी है, इसमें काफ़ी लगेज आ सकता है, जैसे हमारे नॉर्मली जो बिजनेसमैन ये कहते हैं गाड़ी बहुत बड़ी है, काफ़ी लगेज आ सकता है, काफ़ी इसमें लोग बैठ सकते हैं। द सेल्समैन कुड मेक स्पेसिफिक रेफरेंस द फैक्ट दैट 3 सन्स। वो सारी इंफॉर्मेशन ले कि इस बंदे को एक गाड़ी क्यों चाहिए, इसको किस पर्पस के लिए चाहिए। अब उसे सारी इंफॉर्मेशन ली, उसको पता चला उसके 3 सन हैं, दीपक, चतन एंड जेम्स, विल ऑल फिट इन द बैग। ठीक है, वो तीनों पीछे आराम से बैठ जाएंगे, अलॉन्ग विद देयर फेवरेट गैजेट्स एंड टॉयज टू ऑक्यूपाई देम ऑन द लॉन्ग राइड। ठीक है जी, अभी वो इतने बड़े नहीं हुए तो उनके डिफरेंट गैजेट्स हैं, ओके, डिफरेंट जो टॉयज हैं वो पीछे आराम से रख के दे कैन प्ले, ओके, ऑन अ लॉन्ग, अगर वो लॉन्ग राइड्स पे जाते, क्योंकि ये फैमिली लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा जाना पसंद करती है, ओके, तो इसलिए उनको बड़ी गाड़ी रिक्वायर्ड। फर्दर मोर देयर इज अ एम्पल स्पेस इन द ट्रंक फॉर कैंपिंग इक्विपमेंट। अब वो क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, लॉन्ग राइडिंग करते हैं, और वो मोस्टली दे गो फॉर द कैंपिंग ऑन हिली एरियाज। ठीक है, अब वो कहना चाह रहे हैं इसका जो ट्रंक है, इसकी जो डिग्गी है वो इतनी बड़ी है कि आप इजीली इसमें सारा जो कैंपिंग का इक्विपमेंट है वो आप सेव कर सकते हैं। एज अ सेल्समैन नोस, अब वो स्पेसिफिकली जानता है, कस्टमर की नीड को जानता है। ओके, द फैमिली लाइक टू एडवेंचर इनटू द माउंटेन एट द वीकेंड्स। उनको उसको पता है कि हर वीकेंड पे दे ट्राई टू गो डिफरेंट माउंटेन्स टू हैव द लेजर टाइम देयर। क्लियर होगा? ये कहना चाह रहा है, बट एग्जांपल में ये समझाना चाह रहा है कि ट्राई टू स्पीक स्पेसिफिकली नॉट जनरली। जब भी आपने बात करनी है तो अगर आपके पास 100 कस्टमर आ रहा है तो 100 कस्टमर के साथ आपने एक ही टोन में, बस वो ये नहीं कि आपने वो एक तहरीर याद कर ली और आप हर कस्टमर को वो सुनाना शुरू कर दें। नहीं, आप हर कस्टमर के पहला प्रोफाइल लें, उसकी नीड एनालिसिस करें, फिर उसके मुताबिक उसको समझाएं कि यार आपको ये प्रोडक्ट कैसे सूट करने वाली है, आपकी फैमिली कैसे सूट करने वाली है। तो दिस इज अ बेस्ट वे टू कन्विंस अ कस्टमर दैट व्हाई दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर हिम। But next is empathize the positive, show optimism towards your audience। Next bullet point, emphasize the, यहाँ बेटा यहाँ पहले empathize, अब यहाँ पे emphasize। अब emphasize the positive कि हमेशा positive words का इस्तेमाल करो। खुदारा अपनी, हम लोगों ने बेटा, हमारे जहनों ने PhD कर दी है, हमने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है नेगेटिव सोचने में। हम हर चीज में जब तक नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नहीं निकालेंगे, हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव सोचना शुरू करता है, बल्कि सोते हुए हमारा दिमाग नेगेटिव ही ड्रीम कर रहा होता है।
ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि एम्फसाइज द, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आओ, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया करो। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, क्योंकि हमारा मेनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो जितना भी मीडिया है, टीवी, ये सब नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में बड़े मास्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमारे माइंड को पॉइजन कर दिया, आई मस्ट से इन्होंने हमारे माइंड को पॉइजन किया हुआ है, और पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी से तकरीबन निकलती जा रही है। मायूसी फैलाने में बड़े एक्सपर्ट हैं ये, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं एम्फसाइज द पॉजिटिव, शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस, ठीक है। अपने ऑडियंस को हमेशा उम्मीद की किरण दिखाओ, हमेशा पॉजिटिविटी दिखाओ। एम्फसाइज व्हाट इज पॉसिबल अदर व्हाट इज इम्पॉसिबल, हमेशा ये एम्फसाइज करो कि यार ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना, आई एम पॉसिबल, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऑडियंस को हमेशा मोटिवेट करो। कोई पर्सन आपसे मिलता है, वो कहता है यार, सपोज आप बेटा, आपको अक्सर ऐसा होएगा भी कि आप बोलो आई एम डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आई एम डूइंग सीए, ठीक है। सो लोग आपको बोलेंगे यार बड़ी मुश्किल है फील्ड, आप कैसे, आप नहीं कर पाओगे यार, बड़ा टाइम लगता है, मतलब आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब आपने बोला है कि यार यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, यस यू कैन डू इट यार, यू कैन, आई नो यू कैन डू इट। लेकिन हमारे हाँ ये कल्चर बड़ा काम है, हम उसकी लेग पुलिंग करेंगे, हम उसको नेगेटिव करेंगे, और वो तो बहुत ही नेगेटिव करने वाला है जो सीए नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी नालायकी वजह सीए नहीं कर पाया, तो अब वो आपको बहुत नेगेटिव, यार सीए बड़ा मुश्किल है, नहीं होता, बड़ी अटैम्प्ट्स आती हैं। बेटा सीए होता है, क्यों नहीं होता? सिर्फ ये उनसे नहीं होता जो हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है। इफ़ यू डू द हार्ड वर्क यू विल डू द सीए, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक ओके हो गया? तो ये कहना चाह रहा है एम्फसाइज व्हाट इज पॉसिबल rather than व्हाट इज इम्पॉसिबल। हमेशा आपने इस पे एम्फोसिस करना है कि यार ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ठीक है। आपने इम्पॉसिबिलिटीज में जाना ही नहीं है, नामुमकिनात में जाना ही नहीं है, हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है, ठीक है। Okay, so for example, instead of saying you cannot travel business class on short haul flights, one can say you could travel business class on long haul flight, ठीक है जी। अब एक को आप कहते हो यार तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम वो बिजनेस क्लास में सफ़र कर सको, आप उसको पॉजिटिवली रिप्लाई कर सकते हो कि सर ये क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है वो शॉर्ट है, तो ये सिर्फ उनके लिए, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो, ताकि वो इंसल्ट फील ना करे। ओके यार, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ओके लेकिन ये उनके लिए है कि जो लॉन्ग जो है ना वो फ्लाइट लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग फ्लाइट्स वालों के लिए हम वो बिजनेस क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जिनकी शॉर्ट ट्रैवलिंग है, क्योंकि आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, तो आपको लॉन्ग उसके लिए बिजनेस क्लास की ज़रूरत नहीं है, यू कैन। लेकिन जिन्होंने 10 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है उनके लिए वी प्रोवाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब थर्ड बेटा क्या है कि स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड्स सच एज थैंक्स, वार्म्स, हेल्दी, कमिटेड एंड हेल्प। अब इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जिस तरह से थैंक यू वेरी मच, वार्म, हेल्दी, इस तरह के, मतलब थैंक यू वेरी मच का, एक्सक्यूज मी का वर्ड, इस तरह के वर्ड्स का आपको, वेलकम, इस तरह के वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। अब बेटा नीचे एग्जांपल है, वी एटीट्यूड, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस, आई एम डिलाइटेड। अब आपकी कोई मतलब यू आर नॉट सपोज टू प्रमोट योर सेल्फ, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसेस एट एग्जिस्टिंग लेवल। मैं बड़ा खुश हूँ बताते हुए कि हम अपनी प्राइसेस को एग्जिस्टिंग लेवल मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। आपने क्या कहना है, यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम प्राइस एज यू पेड लास्ट ईयर। आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो लास्ट ईयर प्राइसेस थी हमने वही प्राइसेस मेंटेन हुई हैं, एंड यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट वन, ठीक है। तो आपने यू अप्रोच का इस्तेमाल करना है, वी एटीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या बेटा, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर ओपनिंग आवर्स। मैं बड़ा हैप्पी हूँ, मैं इसको अनाउंस करने में बड़ा डिलाइटेड फील कर रहा हूँ कि हम अपनी बिजनेस के ओपनिंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, देखिए। हालांकि बेनिफिट आपका ही, आपको पता है कि कस्टमर लेट तक आता है, तो आप पहले अगर 10 बजे दुकान बंद कर देते हैं, अब आप 12 बजे बंद करने वाले, 2 बजे बंद करने वाले, बेनिफिट लेकिन आपने ये नहीं कहना कि बिकॉज ऑफ मी, आपने क्या कहना है, यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग एंड थ्रू आउट द वीकेंड ड्यू टू द एक्सटेंडिंग ओपनिंग ऑफ। ओके, अब आप बेटा इवनिंग में भी आप शॉपिंग कर सकते हो, ओके इवनिंग में भी आपकी दुकान ओपन है, और वीकेंड पे भी, ओके हम एक्सटेंडिंग आवर्स तक, हम लेट नाइट तक अपनी दुकान को ओपन रखेंगे। तो आपने आई का वर्ड उड़ा देना है और वी का वर्ड उड़ा देना है, और आपने सिर्फ यू का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब नेगेटिव बेटा केसेस कौन से हैं? अब नेक्स्ट नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव थे ना, अब नेगेटिव केसेस, यू हैव नॉट सेंड द रिपोर्ट। अब एक बंदे को आप बोलते हो यू हैव नॉट सेंड द रिपोर्ट, तुमने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं फॉरवर्ड की, तुमने अभी तक ईमेल क्यों नहीं फॉरवर्ड की,
तुमने अभी तक मुझे लेक्चर क्यों नहीं डिलीवर किया। होता ना, हाँ, आप दूसरे को टॉन्ट करते, फौरन आपका दिमाग टॉन्ट करता है दूसरों को। ये आपने नहीं कहना यू हैव नॉट सेंड द रिपोर्ट, बल्कि आपने क्या कहना है, आप बंदे को उड़ा दो, यार रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची, खैर है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, ईमेल अभी तक नहीं आई, लेक्चर अभी तक नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। उस बंदे को आपने टॉन्ट नहीं करना, क्योंकि अगला बंदा भी जिस तरह आपसे गलतियां होती हैं, इस तरह अगले बंदे से भी मिस्टेक्स होती हैं। टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर, मुहावरा है, टू एरर इज ह्यूमन, ओके। मतलब इंसान गलती का पुतला है, ठीक है, इंसान से गलती होनी ही होनी है, ठीक है। तो आप उसको ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने मजरू नहीं करना। नेक्स्ट कह रहा है यू कैन नॉट रिटर्न द आइटम इफ दे आर सोल्ड आर नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन। आप आइटम्स को वापस नहीं कर सकते अगर वो सेलेबल, अगर वो ख़राब हुए, सोल्ड आर इन सेलेबल कंडीशन, या अगर वो सेलेबल कंडीशन में ना हुए। बल्कि आप यू कैन से आइटम्स मे बी रिटर्न इफ दे आर क्लीन एंड इन सेलेबल, अगर वो साफ़ हुए तो फिर ही हम आइटम्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बात को हमने इसमें डिलीवर करना है कि अगले बंदे को पॉइंट आउट नहीं किया हमने, ठीक, कस्टमर को हमने पॉइंट आउट नहीं किया, ठीक, कुलीग को पॉइंट आउट नहीं किया। यहाँ तो ओके होगा बेटा। आगे बेटा वो कहना चाह रहे द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स अ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स टू हेल्प डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू कैन एम्फसाइज द पॉजिटिव। अब आगे बताना चाह रहा है कि जिंदगी में से, खुदा के बंदो, जिंदगी में से नेगेटिव वर्ड्स को निकाल दो और नेगेटिव वर्ड्स की बजाय पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। Believe me, I am telling you, बेटा हमारा माइंड ऑटो में चला गया, ऑटो नेगेटिव सोचने में। अगर हम एक पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो 9 हमारी जो थॉट होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, देखिए। मतलब हम, या इफ़ आई मस्ट से कि हम, यार जैसे यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये इकॉनमी में क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, अब बिजली का प्रॉब्लम है, अब गैस का प्रॉब्लम है। आपकी न्यूज़ जो होती हैं देखिए वो 95% वो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारा माइंड इतना यूज टू हो गया नेगेटिव सोचने का कि हम हर बात में जब तक नेगेटिव नहीं होंगे हम समझते हैं कि हमारी बात ही कंप्लीट नहीं हुई। तो कहना चाह रहा है कि अनहैप्पी का वर्ड, और एक बात याद रखना कि ये इन वर्ड्स का डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट होता है, इन वर्ड्स का डायरेक्ट आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होता है, इन वर्ड्स का डायरेक्ट आपके मूड पे इम्पैक्ट होता है। आप सुबह उठे, यू से दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, आपका दिन सारा ख़राब होने वाला है। आप सुबह उठे, आप बोले आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आपको दिन अच्छा गुजरने वाला। आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। तो ये कहना चाह रहा है कि आपने अनहैप्पी का वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि हैप्पी का वर्ड इस्तेमाल करना है। रिजेक्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जनरस का वर्ड इस्तेमाल करना है। अनफेयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, लॉयल का वर्ड इस्तेमाल करना है। अनफेवरेबल नहीं फेवरेबल, हेल्पलेस नहीं हेल्प, ट्रबल नहीं प्लेयर, रिजेक्ट का वर्ड नहीं थैंक्स का वर्ड। बेटा ओके हो गया। डिजिटल इलस्ट्रेशन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, ओके। सो that was a little bit lengthy topic, consideration. So I'm done with the consideration. I hope you understood this concept, okay। बड़ा आपको मैंने डिटेल में बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझाया, okay। So next concept is concreteness, and we are left with, I guess, we are left with still 4C. So we have covered 3 C's. तो फर्स्ट में कौन सा कवर किया बेटा, completeness को लास्ट लेक्चर में, फिर conciseness को, और इस लेक्चर में मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, consideration। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, consideration, okay जी। So that's it from my side, but still if you're not able to understand certain words, don't worry, थोड़ा सा सब्र कर लो। ज़रूरी नहीं कि आपको हर वर्ड अभी अंडरस्टैंड हो, कई वर्ड्स जो है ना ये बार बार रिपीट होंगे, ओके। कंसिडरेशन का वर्ड आपको ये कई दफ़ा दोबारा रिपीट होने वाला है। इसकी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है बार बार आगे दोबारा पे डिस्कस की जाने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दोज वर्ड्स, ओके। बट स्टिल आई एम हियर if you get any specific problem, challenge to understand, please WhatsApp me and I will try to respond you as soon possible. So thank you very much from my side for this lecture. Okay, gonna see you again for the next lecture with a new topic. Okay, thank you. Take care.